नमस्कार। क्यों और कैसे कार्यक्रम की तरफ से आप सबका स्वागत। हमारे पिछले कार्यक्रमों में आप देख चुके हैं कि विज्ञान का हमारे दैनिक जीवन से कितना गहरा संबंध है। आज भी हम इसी प्रकार के सवाल आपके पास लेके आए हैं। तो चलिए देखते हैं अपना पहला सवाल। A move in the right direction with some revolutionary ideas. Why do fan blades appear to rotate backwards for a while when switched on or off? बिजली का पंखा चलाते और बंद करते समय पंखा उल्टी दिशा से चलते हुए क्यों दिखाई देता है? कभी कभी आपको लगता है कि बिजली का पंखा उल्टी गति से चल रहा है। यह तभी होता है जब ट्यूबलाइट की रोशनी में आप पंखे को चलता देखते हैं। दिन में या सामान्य बल्ब की रोशनी में ऐसा नहीं होता। डॉक्टर घोष, क्या आप इसका रहस्य हमको बता सकते हैं? Actually, the modern tube light is not a continuous source of illumination. It is intermittent, flashing 50 times a second. We don't see the extremely brief gaps because the image of whatever we see lingers in our eyes for at least 1/10 of a second. This is why our eyes register it as continuous light. This property of our eyes is called persistence of vision. Now, what you see in strobe light, often found in discos, is a slowed down version of what happens in tube light. यानी ट्यूबलाइट की रोशनी 1 सेकंड में 50 बार जलती और बुझती है। देखी हुई वस्तु की छवि हमारी आंखों में 1 सेकंड के 10वें भाग तक बनी रहती है और इसलिए ट्यूबलाइट की जलती बुझती रोशनी के बीच का अंतर हमारी आंखें नहीं पकड़ पाती। इसे परसिस्टेंस ऑफ विजन कहते हैं। लेकिन पंखे का उल्टा चलना इससे क्या संबंध रखता है डॉक्टर घोष? It is the movement of the fan blades which reveals to us this intermittent character of the light. If the time taken by the blades to change places coincides exactly with the period of darkness, then it appears that the blades are stationary. Scientists call this the stroboscopic effect. When you switch a fan on or off, the speed with which the blades move changes. If the speed is slightly less than the speed required for the stroboscopic effect, then it appears that the blades move backwards. डॉक्टर घोष की बात समझने के लिए इस पंखे की पत्तियों पर गौर करें। ये पत्तियां रोशनी बुझने की अवधि पर जब अपनी जगह बदलती हैं तो स्थिर लगती हैं। इसको स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट भी कहा जाता है। परंतु जब पंखे की गति और ट्यूबलाइट के जलने बुझने में तालमेल नहीं होता तो ये पंखा आगे या पीछे की तरफ चलता दिखाई देता है। आइए बढ़ते हैं, मगर संभल के। देखिए खेला।
How does a tightrope walker keep his balance? रस्सी पर चलने वाला अपना संतुलन कैसे बनाए रखता है? पृथ्वी हर वस्तु को नीचे की ओर खींचती है। प्रत्येक वस्तु में एक निश्चित केंद्र होता है जहां से वस्तु का पूरा वजन सीधे नीचे की ओर जाता है। इसको गुरुत्व केंद्र या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। जब तक उद्दीर या वर्टिकल रेखा गुरुत्व केंद्र से होते हुए किसी भी वस्तु के आधार के बीच से गुजरती है, तब वस्तु संतुलन अवस्था में रहती है। इसको थोड़ा और झुकाइए, यह गिर जाएगी। आधार जितना छोटा होगा, संतुलन की अवस्था उतनी ही कम रहेगी। तो अब पता चला कि एक पांव पे खड़ा रहना या रस्सी पर चलना हमारे लिए कठिन क्यों होता है। तब डॉक्टर घोष रस्सी पर चलने वाला अपना संतुलन कैसे बनाए रखता है? Let's have a close look at the tightrope walker again. He's carrying a long pole in his arms. Now notice that when his body tilts to the left, he is tilting the pole to the right. And when his body tilts to the right, he's tilting the pole to the left. In this way, he manipulates it such that the center of gravity of the combined system of the pole and his body is always vertically above the rope. And as Dr. Sinha has just now explained and demonstrated, when that happens, the body doesn't topple. जैसे कि डॉक्टर घोष ने बताया, तनी हुई रस्सी पर चलने वाला व्यक्ति अपने हाथों में एक लंबी लाठी लिए रहता है। वे लाठी को इस तरह हिलाता रहता है ताकि शरीर और लाठी का सम्मिलित गुरुत्व केंद्र हमेशा खड़ी अवस्था में रस्सी के ऊपर रहता है। Of course, this requires great skill and much practice because, to complicate matters, the rope keeps shifting underfoot, making it an exercise in dynamic balancing. And now, from the world of acrobatics to the world of colors. Can animals see color? क्या पशु पक्षी रंगों को देख सकते हैं? पशु पक्षी विभिन्न प्रकार के चमकीले रंगों में पाए जाते हैं। प्रश्न ये है कि क्या ये स्वयं रंग देख सकते हैं? वे तो हमको बता नहीं सकते हैं, तो इस बात का पता कैसे लगाया जाए? Color vision is a very complex physiological process which is still not properly understood. However, we go by the Young-Helmholtz theory of color vision. It says that the human eye contains 3 sets of nerves which respond to the 3 primary colors of light: red, green, and blue-violet. Since all colors are mixtures of these colors, including white light, we are able to see all colors. But scientists have discovered that the eyes of other animals and insects do not necessarily respond to these 3 primary colors in the same way. For example, they have discovered that hens can see all colors, but unfortunately, dogs are colorblind. They have also discovered that bees cannot see red, but they can see ultraviolet, which we cannot see. वैज्ञानिकों ने इस क्षमता को समझने के लिए अनेक प्रयोग किए हैं। उन्होंने ये पता लगाया कि मधुमक्खियां लाल रंग नहीं देख सकती, वे नीला रंग देख सकती हैं और परावैंगनी भी। हम परावैंगनी प्रकाश नहीं देख सकते, इसलिए हमें मालूम नहीं कि उनकी आंखों में यह प्रकाश क्या प्रदर्शित कर रहा है। शायद फूलों का पराग या मकरंद इसके माध्यम से ढूंढा जाता है। प्रेम याचना करने, शिकार को पहचानने, चेतावनी तथा रक्षात्मक रंजन में भी रंग बहुत काम में आते होंगे। प्रयोग करके देखा गया है कि मुर्गियां सभी रंगों को देख सकती हैं, लेकिन अचरज की बात यह है कि कुत्ते, बिल्लियां और बैल रंग नहीं देख सकते।
Dog lovers need not despair, however, as their other canine senses more than make up for this lack of color vision. अब रंग भरी दुनिया से चलते हैं चटपटी दुनिया में। Why do we have the sense of taste? हमें स्वाद का बोध क्यों होता है? हमारी स्वाद लेने की इंद्रिय यानी जीभ दो काम करती है। पहले तो वह खट्टा, मीठा, कड़वे और नमकीन रसों का पहचान करके हमारे भोजन का आनंद बढ़ाती है, इसलिए जीभ को रसना भी कहा जाता है। इसके अलावा कुछ हद तक ये विकृत स्वादों के पहचान देकर हमें हानिकारक चीजों से भी बचाती है। To elaborate on the point made by Dr. Sinha, let's take a close look at the tongue, because taste, the ability to perceive the impact of molecules, resides in the tongue. The tongue is covered with little bumps called papillae, surrounded by trenches. In the linings of some of these trenches are the openings of taste buds. Each taste bud contains hair-like cells and fibers attached to two major nerves which lead to the brain. Through the taste buds, therefore, the tongue is able to report to the brain what is happening in the mouth, that is, what we are eating and drinking. It's interesting to note that the sense of taste starts working only when a substance is in solution. For example, a piece of candy starts to taste sweet only when it begins to dissolve in the mouth. जी हाँ, भोजन किसी प्रकार का हो, स्वाद लेने की प्रक्रिया यही है। लार से घुला खाना जीभ पर उपस्थित टेस्ट बड्स पर फैलता है। ये टेस्ट बड्स ही स्वाद का बोध शीरा के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। हमारी जीभ पर 3000 टेस्ट बड्स होते हैं, जबकि सुअर की जीभ पर 5500, गाय के 35000 तथा मृग जाति के प्राणियों के 50,000 टेस्ट बड्स होते हैं। मजे की बात तो यह है कि मछलियों में मुंह से लेकर पूंछ तक टेस्ट बड्स ही टेस्ट बड्स होते हैं। मक्खियां और तितलियां अपने पैरों से स्वाद लेती हैं। टू ईच इज ओन, वेरियस टेस्ट्स, वेरियस टोन्स। What causes different skin colors? त्वचा के अलग-अलग रंग क्यों होते हैं? There are 3 pigments present in different proportions in the upper layer of our skin called the epidermis. This determines the color of our skin. The pigments are melanin, a dark brown or black pigment, carotene, a yellow pigment, and hemoglobin, the red pigment in our blood. The differences arise almost entirely due to the amount of melanin occurring near our skin surface. Cells called melanocytes produce melanin granules at rates which speed up on exposure to sunlight. And when this happens, the skin darkens. This explains the sunbather's tan, and also why people in the tropics are usually darker than people in the temperate regions. Melanin also helps to absorb the ultraviolet component of sunlight and prevents it from penetrating deeper into our skin. This is why a deficiency of melanin in albinos makes them very sensitive to ultraviolet radiation. डॉक्टर घोष ने अभी-अभी जो हमसे कहा, उसका सार यह है कि त्वचा के ऊपरी परात में एक मेलानिन नामक श्यामकण होता है, जिससे त्वचा का रंग बनता है। त्वचा पर धूप पड़ते ही मेलानिन का बनना बढ़ जाता है,
जिससे त्वचा काली हो जाती है। आमतौर पर पृथ्वी के जिस हिस्से में धूप ज्यादा होती है वहां के निवासियों की त्वचा में मेलानिन भी ज्यादा होती है। मेलानिन त्वचा को हानिकारक परावैंगनी किरणों से बचाता है और इससे काली त्वचा वाले लोगों को स्किन कैंसर कम होता है। एंड नाउ लेट्स मूव फ्रॉम ह्यूमन स्किन्स टू वाटर स्किन्स। How do detergents clean clothes better than soap? डिटर्जेंट पाउडर से कपड़े ज्यादा साफ क्यों धुलते हैं? Detergents are surface active agents. They come in two categories, ordinary soaps and synthetic detergents. They have some properties in common. The first is that both make water a better wetting agent. The surface of water is like a stretched membrane with a tension, which is why it tends to form drops, as you see here. By dissolving detergents or soaps in water, we lower this surface tension. It is then better able to wet the fabric and penetrate into the nooks and corners where dirt is normally lodged. But how is the dirt actually dislodged from the cloth? This is by virtue of the special molecular structure of detergents and soaps. Each molecule has a head and a long tail. The head loves water and prefers to dissolve in it, but the tail hates water. So when you put a little bit of detergent into water, the molecules orient themselves with their heads down and tails in air. These tails latch on to molecules of dirt and dislodge them from the cloth. Once inside water, these molecules arrange themselves into a spherical shape, with the heads on the outer surface and the tails pointing inwards, and the dirt lodged safely inside. So when rinsed with water, the dirt is washed away with them. डिटर्जेंट की मदद से पानी गंदे कपड़े की रग रग तक पहुंच जाता है, क्योंकि डिटर्जेंट से पानी का सरफेस टेंशन कम हो जाता है। डिटर्जेंट का अगला सिरा जल प्रेमी और पिछला हिस्सा जल विरागी होता है। पानी में घोलने से डिटर्जेंट का अगला सिरा पानी से चिपक जाता है और पिछला हिस्सा हवा में झूलता रहता है। यही पिछला सिरा गंदगी से चिपककर उसको कपड़े से बाहर खींच निकालता है। But the difference between detergents and ordinary soaps is this. Ordinary soaps react with the calcium and magnesium naturally present in water to form insoluble salts, which refuse to be rinsed away. Detergents or synthetic detergents overcome this problem. They also react with the calcium and magnesium in the water, but the salts they form are soluble or remain suspended as tiny droplets dispersed throughout the water, and these can be very easily washed away. साधारण साबुन प्राकृतिक तेल और कॉस्टिक सोडा से बनाया जाता है। सिंथेटिक डिटर्जेंट कॉस्टिक सोडा और पेट्रोलियम बाय प्रोडक्ट सल्फोनिक एसिड से बनता है। दोनों साबुन और डिटर्जेंट पानी में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ मिलकर एक लवण बनाते हैं। फर्क यह है कि साबुन का लवण पानी में आसानी से नहीं घुलता। डिटर्जेंट में कुछ बिल्डर्स होते हैं जो लवण को घुलनशील बनाते हैं और इसके कारण कपड़े ज्यादा साफ होते हैं। आइए अब सुनते हैं डॉक्टर घोष से पिछले महीने का खास सवाल का जवाब। Lift your left finger up to eye level
and then look at it with your left eye only and then with your right eye only, you will notice a lateral shift in the position of the finger. This is because the two eyes separately are looking at the finger from two slightly different angles. So when you look at the finger with both eyes open, you're actually seeing two different images of the finger in slightly different positions. The same is true, of course, with the right finger. So when you look at both fingers with both eyes, what you see are actually four images, two clearly separated and two overlapping in the middle with nails at two ends and suspended in midair. अपनी बाईं हाथ की उंगली अपनी आंखों के सामने लाइए। पहले इसको बाईं आंख से देखिए और फिर दाहिनी आंख से। आप देखेंगे कि उंगली की जगह बदल जाती है। यह इसलिए होता है कि दोनों आंखें इस उंगली को अलग अलग कोण पे देखती हैं, और इसलिए जब आप दो आंखों से एक उंगली को देखते हैं तो आप असल में दो बिंबों को देख रहे हैं। जब आप दोनों आंखों से दोनों उंगलियों को देखते हैं तो आप असल में चार बिंबों को देख रहे हैं, दो अलग अलग और दो पास पास जुड़े हुए। इनके नाखून भी आपको जुड़े हुए दिखाई देते हैं। आइए अब हम पूछते हैं इस महीने का खास सवाल। देखिए, मैं इस झाड़ू को अपनी एक उंगली पर संतुलित करता हूं। अब हम ठीक इस जगह पर इसके डंडे को आरी से काटते हैं। अगर मैं इन दो टुकड़ों को इस तराजू पर रखूं तो क्या इनका वजन एक ही होगा? अगर नहीं तो क्यों? इस सवाल का जवाब अगले महीने, और तब तक के लिए हम सब से आपको नमस्कार।